चलो जी, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर सेक्शन नंबर 13 ऑफ IGST एक्ट। सेक्शन 13 कब लगता है मुझे कौन बताएगा? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सेक्शन 13 कब अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस सेक्शन में दो बातें ध्यान रख लेना। पहली तो ये सर्विस के लिए काम आ रहा है। दूसरी बात, ये कब अप्लाई होता है वो बताओ मुझे, जल्दी बताओ थोड़ा। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दोनों में से कोई एक इंडिया का है, कोई एक इंडिया के बाहर का है। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको दो चीजें यहाँ पे देख लेना, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। दोनों में से एक इंडिया का है, एक इंडिया के बाहर का है, तो 13 लगा दो। दोनों इंडिया के हैं तो 12 लगा दो। वेरी गुड, चलो ये तो सबको आता है। ये बात किसने कही हमें? ये बात हमें कही है सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 ने। ठीक है, चलो अब आते हैं, इसमें भी सेम वही फंडा है जो हमने सेक्शन 12 में पढ़ा है। मतलब एक 13(2) जो है वो तो आपका होगा जनरल प्रोविजन, और 13(3) से लेके 13(13) तक ये सारे आपके होंगे स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन का मतलब हर एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताया गया है। तो जो स्पेशल प्रोविजन में सर्विस नहीं आ रही, ऐसी सर्विस जो सेक्शन 13(3) से लेके 13(13) में नहीं आ रही है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा 13(2) से। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये रेजिडुअल प्रोविजन भी कहलाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, देखो थोड़ा माइंड मेकअप कर लो पहले, ताकि आपको याद करनी पड़ेगी। एक्चुअल में प्लेस ऑफ सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो आपको लर्न करना है, कौन सी सर्विस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा, कल भी मैंने आपको बताया था 12 और 13 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज हो तो वो फाइंड आउट हो सकता है। यहाँ पे कई बार B2B और B2C का कंसेप्ट काम आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट आंसर है, भले ही B2B B2C कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो 13 के जो आंसर है ना वो थोड़े से कंपेरेटिवली इजी होंगे 12 से। बाकी सर्विसेज वही सारी आएगी जो 12 में आपने पढ़ी। तो पहले तो जनरल प्रोविजन की बात कर लो। देखो जनरल प्रोविजन क्या बोल रहा है सिंपल आंसर LOR। अगर लोकेशन LOR की नहीं पता तो LOS। और LOS कब होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, बताओ LOS क्यों लिखा जाता है यहाँ पे? दिस इज मजबूरी, क्योंकि आपको पता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। वैसे ही LOS का कोई मतलब नहीं होता है ना, पर ये मजबूरी है, क्योंकि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पता ही नहीं है हमें। अब पता होती तब तो उसी को मानना है हमेशा। जब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मालूम नहीं है तो ऐसे केस में सप्लायर की लोकेशन मानना मजबूरी बन जाती है। ऐसा ही लॉ में लिखा हुआ है। क्लियर है? चलो जी, चलो जल्दी बोलो। अब नेक्स्ट पे आओ, ये आती है आपकी स्पेशल सर्विसेज की बात कर रहे हैं वन बाय वन। पहली स्पेशल सर्विस है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज क्या होती है? जो हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को या फिर किसी गुड्स के ऊपर सर्विस परफॉर्म करते हैं, है ना। तो पर्सन के ऊपर सर्विसेज परफॉर्म क्या होती है? उस पर्सन का ब्यूटी ट्रीटमेंट, सैलून, या फिर उसको क्या देना, हेल्थ सर्विसेज देना, ये सारी चीजें आती है आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज टू पर्सन। गुड्स पे परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज क्या होगी? किसी गुड्स को अगर मैं रिपेयर कर रहा हूं, मतलब मैं गुड्स के ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा हूं, है ना, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप पहले तो सर्विसेज देखो कौन सी है, उसके बाद आंसर देखते हैं। पहला परफॉर्मेंस बेस्ड में ए पॉइंट है, सर्विस सप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स। गुड्स के रेस्पेक्ट में अगर कोई सर्विस दे रहे हैं हम, which are required to be made physically available by the recipient to the supplier or to a person acting on behalf of the supplier in order to provide the services। मतलब एजेंट के थ्रू दे रहे हैं या फिर डायरेक्टली दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो गुड्स के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं जो गुड्स फिजिकली अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, है ना। क्या आंसर होगा? जहां पे एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस की लोकेशन लेनी है हमें।
मान लेते हैं फॉरेन से आपके यहाँ पे कोई गुड्स आता है रिपेयर होने के लिए, बताओ, अगर फॉरेन से इंडिया में गुड्स रिपेयर होने आता है, मतलब रेसिपिएंट फॉरेनर है, सप्लायर इंडियन है, और गुड्स रिपेयर होने इंडिया आ रहा है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की लोकेशन बता सकते हो क्या मुझे? इंडिया होगी या फिर आउटसाइड इंडिया होगी? इंडिया होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये प्रोविजन अप्लाई हो तो आंसर होगा इंडिया, बट इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि एक्सेप्शन में कवर्ड है। तो जो एग्जांपल मैंने दिया है वो एक्सेप्शन की बात कर रहा है। देखो सेकंड पॉइंट में आएगा ये पॉइंट, तो पहले जो मैंने एग्जांपल दिया उसको कवर करते हैं हम। अगर व्हेन सर्विस अप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर टेम्परली इंपोर्टेड इनटू इंडिया, गुड्स आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो फॉर रिपेयरिंग करने के लिए या फिर जॉब वर्क करने के लिए, ठीक है। एंड रिपेयर करने के बाद या फिर जॉब वर्क करने के बाद उनको बिना पुट टू यूज किए, बिना पुट टू यूज किए उनको क्या कर दिया जा रहा है? एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो ऐसे केस में उनका जो आंसर है वो फर्स्ट पॉइंट से नहीं आएगा, सेकंड एक्सेप्शन से आएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इस केस में? एलओआर। तो एक बार समझ लो, फिर मैं इसको एग्जांपल देके आपसे पूछता हूं। तो देखो नॉर्मली ध्यान रखना, दो एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये जयपुर हो गया आपका, ठीक है, और ये मान लेते हैं यूएस हो गया। यूएस से गुड्स आया है, यहाँ पे आपने इंपोर्ट किया है। क्यों इंपोर्ट किया है गुड्स को? गुड्स को इंपोर्ट किया गया है, यहाँ पे गुड्स की क्या की जा रही है? रिपेयरिंग की जा रही है, और रिपेयरिंग करने के बाद उसको पुट टू यूज नहीं किया जा रहा है ना, नॉट पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब होता है कि चेकिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, पर उसको चेकिंग करने के बाद पता लगता है प्रोडक्ट सही हो गया है, उसके बाद यूज नहीं करना, और इसको दोबारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? राजस्थान। क्या लग रहा है ये? व्हाट इज दिस ट्रांजेक्शन? एक्सपोर्ट है क्या ये? एक्सपोर्ट लग रही है क्या ये, या नहीं लग रही आपको? लग रही है ना। बट सर्विस एक्सपोर्ट के लिए अभी एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, उससे आप डिसाइड करना हर बार, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मान लो पुट टू यूज नहीं होता, तो मतलब नॉट पुट टू यूज नहीं होता, यहाँ पे हमने मान लो पुट टू यूज कर लिया। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या चेंज होगा आंसर में? लोकेशन ऑफ सप्लायर तो राजस्थान ही रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी यहाँ पे? अगर रिपेयर करके मैंने उसको पुट टू यूज कर लिया, उसके बाद एक्सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? राजस्थान होगी। और राजस्थान होगी मतलब ये एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन नहीं है, और एक्सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, CGST एंड SGST। है बात समझ में? तो देखो पॉइंट दे रखा है आपको, नॉर्मली आंसर क्या होगा हमेशा? एक्चुअल परफॉर्मेंस की लोकेशन। बट कैसे पता लगेगा, पता कैसे चलेगा कि यूज किया है? ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया ना, ये तो फैक्ट हो गया। फैक्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ उसको प्रूव करना, उसको बोलते हैं फैक्ट को प्रूव करना। तो ये तो डिपार्टमेंट करेगा या फिर असेसी करेगा, ठीक है। हमें तो लो जानना है कि अगर पुट टू यूज किया है तो क्या होगा, पुट टू यूज नहीं किया तो क्या होगा। तो नॉर्मल प्रोविजन एक्चुअल परफॉर्मेंस की लोकेशन ले लो। एक्सेप्शन, अगर इंडिया के बाहर से गुड्स आ रहा है रिपेयरिंग करने के लिए या जॉब वर्क करने के लिए, ये नया अमेंडमेंट है तो ध्यान रखना जॉब वर्क भी इसमें कवर्ड है। रिपेयरिंग के लिए आ रहा हो या जॉब वर्क के लिए आ रहा हो और बिना पुट टू यूज किए वापस भेज देंगे तो LOR आंसर हो जाएगा, है ना। एक्चुअल परफॉर्मेंस की लोकेशन आंसर नहीं होगा। एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरे एक्सेप्शन पे आ जाओ। दूसरा एक्सेप्शन बोल रहा है कि आप फिजिकली नहीं मंगवा रहे हो, रिमोट लोकेशन से आप सर्विस दे रहे हो बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। ऐसा होता है क्या?
इज इट पॉसिबल और नॉट? होता है आजकल। तो मान लेते हैं जयपुर में जो है वो एक्सपर्ट बैठा है और यूएस में एक मशीन है, उस मशीन को जयपुर में बैठा हुआ बंदा इलेक्ट्रॉनिकली, अब देखो कितना इजी समझ में आएगा, जूम पे कर रहा है वो, जूम पे यूज करके इलेक्ट्रॉनिकली सही कर रहा है वो, उसको कर सकता है। तो ऐसे केस में एक्चुअल परफॉर्मेंस तो जयपुर में हो रही है ना, सर्विस देने वाला तो जयपुर में बैठा है, पर क्या माना जाएगा, जहां पे गुड्स सिचुएटेड है ना वो माना जाएगा। और गुड्स कहाँ सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। क्लियर? बोलो, क्लियर है यहां तक? गुड्स के रेस्पेक्ट में तीन बातें ध्यान रख लेना, दो पॉइंट अलग से याद रख लेना और एक जनरल पॉइंट याद रख लेना। चलो अब पर्सन की बात करें, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई सर्विस दी जा रही है तो उसके ऊपर एक्चुअल परफॉर्मेंस की लोकेशन ही ली जाएगी, ठीक है, जहां पे एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, सैलून आ जाएगा, ठीक है, जिम आ जाएगा, हेल्थ सर्विसेज आ जाएगी, ये सारी तरह की सर्विसेज यहाँ पे आ जाएगी, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला बात कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या आंसर था 12th में, अगर आपको याद हो तो? सेक्शन नंबर 12 में क्या आंसर था इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ? प्रॉपर्टी इंडिया में है तो प्रॉपर्टी की लोकेशन, बस इतना ही। यहाँ पे एक ही आंसर है, मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए यहाँ पे इजी है। देखो यहाँ कुछ नहीं बना रखा उन्होंने, दो कैटेगरी की प्रॉपर्टी कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, जो भी प्रॉपर्टी की लोकेशन है उसी लोकेशन को आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है या प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इफ एंड बट वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि अगर ऐसा है तो ऐसा आंसर मानेंगे, अगर ऐसा है तो ऐसा मानेंगे, ऐसा कहीं सेक्शन 13 में यूज नहीं आता। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कोई भी सर्विस जो डायरेक्टली रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे कि एक्सपर्ट्स आ गए, रियल एस्टेट एजेंट आ गए, फिर होटल अकोमोडेशन आ गया इसके अंदर, फिर ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज मतलब रेंटिंग आ गई, रेंटिंग लीजिंग जिसको बोलते हैं हम, रेंटिंग बोल दो या लीजिंग बोल दो या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क का वर्क हो गया, आर्किटेक्ट हो गए, डेकोरेटर हो गए, ठीक है, इन सब की सर्विसेज के ऊपर आंसर है लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। चलो जी नेक्स्ट, इवेंट। अब आपको याद हो तो सेक्शन 12 में इवेंट से रिलेटेड दो सब सेक्शन थे, एक इवेंट की एडमिशन टिकट का मतलब एंट्री टिकट का था, और एक इवेंट के ऑर्गेनाइजर का था, याद आ रहा है आपको? याद किया गया आपने सेक्शन 12 थोड़ा सा? सेक्शन 12 में दो अलग अलग सब सेक्शन थे, दोनों में अलग अलग तरीके से आंसर दिए हुए थे। यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ कवर्ड है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दो एंट्री को मर्ज कर दिए हैं। एडमिशन एंट्री टिकट भी यहीं पे आ रहा है और इसका जो ऑर्गेनाइजर है ना वो भी यहीं आ रहा है। तो दोनों के लिए आंसर क्या है, जहां पे इवेंट एक्चुअल में होने वाला है। देखो वहां पे टिकट का आंसर तो यही था, आपको अगर याद हो तो सेक्शन 12 में टिकट का आंसर तो यही था, पर जब ऑर्गेनाइजर की बात कर रहे थे ना तो वहां पे डिपेंड कर रहा था B2B और B2C वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो थोड़ा सा लिंक कर लेना 12 के साथ। चलो, तो ये जो तीन सर्विसेज आपने पढ़ी है ना, 12 13 2 13 सॉरी 13 3 4 5, इन तीनों सर्विसेज से रिलेटेड अब अगले दो सेक्शन आएंगे सर। 12 6 में अगर ऑनलाइन इवेंट हो रहा हो देन, एंड उसके लिए भी पेड एंट्री टिकट, देन उसका बता दो एक बार। ऑनलाइन इवेंट हो रहा है तो क्या हुआ, इवेंट की एंट्री टिकट, ऑनलाइन इवेंट फॉर एग्जांपल कैसा ऑनलाइन इवेंट, वो इवेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इवेंट जो बात कर रहे हैं ना हम,
ये ऑनलाइन इवेंट जो है ये तो दूसरी नॉर्मल सर्विस हो गई ये तो आपकी। इसको क्या नाम दें हम, ऑनलाइन सर्विसेज, ओएडार सर्विसेज हो गई ना ये तो। ओएडार भी नहीं बोल सकते चलो, क्योंकि सामने से कोई सर्विस दे रहा है, पर ये इवेंट की सर्विसेज में काउंट नहीं होगी आप। ठीक है ना, इसकी कोई एंट्री टिकट थोड़ी है एंट्री टिकट है। तो वो एंट्री टिकट नहीं है, उसको क्या बोल सकते हैं, फीस बोल सकते हो उसको। ठीक है ना, ये जनरल क्लोज में आना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको जनरल क्लोज में लेके चलो, इवेंट वाले में कवर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये। ठीक है, एक बार आगे चलते हैं। तीन सर्विसेज की बात की है यहाँ पे, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सर्विसेज, उसके बाद इवेंट से जुड़ी हुई सर्विसेज। इन तीनों में देखो आंसर क्या था, इसमें था कि जहां पे एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है, इसमें है कि जहां पे एक्चुअल में प्रॉपर्टी है, इसमें था कि जहां पे एक्चुअल में इवेंट होने वाला है। तो मुझे बताओ इन तीनों ही केस में एक से ज्यादा लोकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती? मोर देन वन लोकेशन पॉसिबल है या नहीं है? नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो आपने एग्जाम्पल भी देखा है, एक से ज्यादा लोकेशन हो सकती है। नो क्यों लिखा आपने? दक्षिता एंड गुंजन, कोई लॉजिक है क्या? सेम टाइम पे नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? हमने एग्जाम्पल नहीं देखा था, एक आर्किटेक्ट है जिसके पास हम गए थे और उससे हम 3 होटल के नक्शे बनवा रहे हैं। कैसे नहीं हो सकती एट ए टाइम 3 लोकेशन? ठीक है, इवेंट में भी ऐसा हो सकता है, मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 जगह का इवेंट लिया है। और परफॉर्मेंस में भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? परफॉर्मेंस में मान लेते हैं एक सैलून वाला है जिसने एक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और वो मैरिज में कुछ लोग इंडिया के बाहर है, कुछ लोग इंडिया में है, कुछ लोग अलग कंट्री में, सबका कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लिया है। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। उनके जो सॉल्यूशन है वो 13.6 में और 13.7 में दे रखे हैं। 13.6 क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा लोकेशन है और उनमें से एक लोकेशन इंडिया में, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लोकेशन है, फॉर एग्जांपल लोकेशन इस तरीके से है, यूएस है और राजस्थान है, तो बोल रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई वैसे तो दो होनी चाहिए थी कायदे से, पर यहाँ पे एक ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, राजस्थान को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा पूरी वैल्यू के लिए। अब ऐसे मत करना, जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू 5 लाख आ रही है अपोर्शन करने के बाद, और इसकी 5 लाख आ रही है, बोल रहे हैं इस 5 लाख का भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? राजस्थान ही माना जाएगा, मतलब टोटल 10 लाख का प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान ही ले लिया जाएगा। हरी बात समझ में? तो दो सेक्शन का कंबाइंड समझ लेना क्या बोलना चाह रहा है। केस बता रहा हूं मैं आपको, मान लेते हैं जो लोकेशन आ रही है वो राजस्थान आ रही है, हरियाणा आ रही है, दिल्ली आ रही है। 3 लोकेशन आ रही है और तीनों लोकेशन कहाँ की है? इंडिया की है। कितने प्लेस ऑफ सप्लाई होंगे? 3 प्लेस ऑफ सप्लाई होंगे यहाँ। ठीक है, और तीनों पे वैल्यू अलग अलग आएगी। क्लियर क्या? इसका रूल, इसके दोनों बता रहा हूं ना मैं आपको। पहले तो आप ये केस देखो, सेक्शन नंबर 13, 6 और 7 दोनों इसी के हैं। ठीक है, पहले एक बार केस से समझ लो, फिर सेक्शन से रीड करवा दूंगा। देखो यहाँ पे राजस्थान दे रखा है, हरियाणा दे रखा है, दिल्ली दे रखा है, 3 लोकेशन आ रही है, तीनों लोकेशन इंडिया की है, तो आप यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी 3 मानोगे। राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, हरियाणा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, और वैल्यू कैसे अपोर्शन करनी है? सेम रूल अप्लाई करने हैं, सेम रूल। कौन से सेम रूल? जो आपने 12 के टाइम पे किए थे ना, वो रूल यहाँ पे अप्लाई करने। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपने एक रूल अप्लाई किया था, इवेंट पे आपने एक रूल अप्लाई किया था, सेम रूल यहाँ पे अप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखो एक केस तो मैंने ये ले लिया, एक और केस लेते हैं दूसरा। दूसरा केस है
राजस्थान और यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए, बताओ कितनी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी? हाउ मेनी प्लेस ऑफ सप्लाई? केवल एक ही होगी, राजस्थान। यूएसए को प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक ही होगी मतलब 100% इसी को वैल्यू मान लिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ का है, तो आप पूरी 1 करोड़ की प्लेस ऑफ सप्लाई बोलोगे राजस्थान है, ठीक है। थर्ड पे आ जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखना, आपकी जो लोकेशन आ रही है वो आ रही है राजस्थान, दिल्ली और यूएसए। अब क्या करें? अब कितनी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी बताओ? अब 2 प्लेस ऑफ सप्लाई होगी इसमें, राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, पर यूएसए प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। 2 होगी तो वैल्यू भी इन दोनों में डिवाइड होकर रह जाएगी। जैसे मान लेते हैं टोटल वैल्यू 1 करोड़ है ना, टोटल वैल्यू अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? ये 3 एग्जाम्पल नोट कर लो आप, उसके बाद हम सेक्शन पढ़ लेते हैं 13.6 और 13.7। मतलब अगर एक आउटसाइड इंडिया है तो उसको हटा दो, उसकी जगह इंडिया वाली लोकेशन को कवर कर लो आप। यूएस में भी ऐसे ही माना तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। उसके लिए दोनों कंट्री मिलके डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करती है, DTAA। डीटी वाला तो कंसेप्ट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DT IDT सब पे लागू होता है ना। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख रखा है, कौन से टैक्स को वो माफ कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो दो कंट्रीज में अगर टैक्स लग रहा है और दोनों कंट्री आपस में उनके रिश्ते अच्छे हैं तो वो दोनों मिलके एक ट्रीटी साइन कर लेती है। सर 2 इंडिया आउटसाइड होती तो भी, हाँ जी, एक और लिख लो चलो एग्जांपल। अगर ऐसा हो कि 2 आउटसाइड इंडिया है तो भी ऐसे ही होगा। एक राजस्थान है, एक यूके है, एक यूएस है। अब क्या होगा? अब प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही होगी यहाँ पे, केवल राजस्थान को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, यूएस को नहीं मानेंगे, यूके को भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरी 1 करोड़ इसी की वैल्यू हो जाएगी। मतलब आउटसाइड इंडिया वाली को लेना ही नहीं है जब वो इंडिया की लोकेशन के साथ जुड़ी हुई है तो, केवल ही आउटसाइड इंडिया की लोकेशन है तो फिर उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई ले लिया जाएगा। ठीक है। ये कब हो रहा है देखो, ये तब हो रहा है जब इनकी वैल्यू मिक्स है। अगर सबकी इवेंट की वैल्यू अलग अलग कर दूं मैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो इस रूल की जरूरत ही नहीं है, सेक्शन 13.6 और 13.7 की। इसकी जरूरत कब पड़ रही है? जब एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा लोकेशन आ रही है तो। चलो अब आ जाओ एक बार नोट्स पे। 13.6 देखो, 13.6 बोल रहा है 13.3 में, 4 में, 5 में मोर देन वन लोकेशन है इंक्लूडिंग लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब एक से ज्यादा लोकेशन है और उनमें से एक लोकेशन इंडिया में है, तो बोल रहे हैं जो इंडिया की लोकेशन है ना वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 13.3 में, 4 में, 5 में अगर मोर देन वन स्टेट शामिल है तो उन हर स्टेट को ले लिया जाएगा। तो इन दोनों की कंबाइंड रीडिंग करने से क्या पता लगता है कि आउटसाइड इंडिया वाली लोकेशन को हटा दो, प्लस इंडिया में अगर एक से ज्यादा लोकेशन है तो सबको ले लो, ठीक है जी। फिर उसके बाद बात आती है वैल्यू अपोर्शन करने की। तो वैल्यू अपोर्शन करने में आपको देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, वही अगर सेपरेट अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो वो ले लेना, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स दे रखी है वो ले लेना, अदरवाइज फिर रूल्स पे आ जाना, रूल नंबर 7, 8, 9, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलें रूल पे।
देखो रूल नंबर, अब यहाँ पे 3 सेक्शन है ना आपके पास, एक परफॉर्मेंस बेस्ड है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक रेंटिंग है, तो सॉरी एक इवेंट है। तो देखो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का आंसर निकालना है वो एज इट इज वैसे ही निकालना है जैसे हमने सेक्शन 12 के वक्त निकाला था रूल 4 से। याद आ रहा है क्या किसी को? उसमें आपने पढ़ा था होटल में अगर रूम बुक करवाए हैं तो पर नाइट बेसिस पे जाएगा, है ना, जितने नाइट स्टे होंगे उसके हिसाब से पोर्शन करना है। अगर एक सिंगल बिल्डिंग है तो वो तो यहाँ पे मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि, अच्छा सॉरी हो सकता है यहाँ पे स्टेट, दो स्टेट में एक ही बिल्डिंग दो स्टेट में आ रही हो तो वहां पे एरिया के बेसिस पे कर देंगे, और अगर कोई हाउस बोट वगैरह हो तो वहां पे टाइम स्पेंड के बेसिस पे कर देंगे। यही था। फिर आ जाओ इवेंट पे। इवेंट के केस में क्या था, याद आ रहा है कि इवेंट के केस में क्या था? कौन बताएगा इवेंट के केस में क्या आंसर था? भूल गए? भूल गए क्या? B2B LOR, अरे मैं प्लेस ऑफ होता है थोड़ी पूछ रहा हूँ, वैल्यू ऑफ पोर्शन पूछ रहा हूँ। हाँ जी गैप था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहाँ खोए रहते हो तुम लोग? अब बात आ रही है एक नया जो प्रोविजन है यहाँ पे रूल नंबर 7, वो याद कर लो। ये किसकी बात कर रहा है? देखो बोल रहे हैं सर्विसेज सप्लाइड ऑन सेम गुड्स, किससे रिलेटेड है? ये सेक्शन 13(3) से रिलेटेड है, ध्यान रखना। अगर 13(3) से रिलेटेड आप जो सर्विस दे रहे हो वो गुड्स पे सर्विस दे रहे हो, पहले तो इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इसकी? अगर मैं गुड्स पे, अगर मैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज गुड्स पे दे रहा हूं तो आंसर क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? बोलो ना। वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, बस सिंपल है। तो जहां एक्चुअल में परफॉर्म किए वो है, प्लस दो एक्सेप्शन थे वो अलग है ना, एक्सेप्शंस भी थे उसमें दो। चलो अब मैं बोल रहा हूं अगर सेम गुड्स पे एक से ज्यादा स्टेट में सर्विस परफॉर्म की जा रही है, गुड्स सेम है, सर्विस एक से ज्यादा स्टेट में परफॉर्म हो रही है, तो आपको पता है प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक से ज्यादा स्टेट होंगे। अब उसकी वैल्यू कैसे अपोर्शन होगी? वो बोल रहे हैं इक्वली अपोर्शन कर दो, इक्वली, है ना। अगर मान लो आप 1 लाख रुपए ले रहे हो कस्टमर से और दो जगह गुड्स पे सर्विस दी जा रही है, राजस्थान में और हरियाणा में, गुड्स सेम है, सेम गुड्स पे दोनों जगह सर्विस दी जा रही है, तो बोल रहे हैं 50,000 की वैल्यू राजस्थान के लिए मान लो, 50,000 की वैल्यू हरियाणा के लिए मान लो। क्लियर है क्या? दूसरा, अगर डिफरेंट गुड्स हो तो, गुड्स अलग अलग हो तो बोल रहे हैं गुड्स की जो इनवॉइस वैल्यू है उसके रेशियो में बांटेंगे फिर। ठीक है। तीसरी क्या बोल रहे हैं, अगर किसी इंडिविजुअल को सर्विस दी जा रही है तो फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एग्जाम्पल देख लो, एक कंपनी है जो कि कोलकाता में रजिस्टर्ड है, वो सर्विस दे रही है टेस्टिंग की, मशीन को टेस्ट करने की सर्विस दे रही है, और टेस्टिंग सर्विस ऑन द मशीन इज कैरिड आउट इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। देखो सेम मशीन पे दो जगह टेस्टिंग की गई है, उड़ीसा में भी की गई है और आंध्र प्रदेश में भी की गई है। क्या करें? क्या करें? वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 10 लाख चार्ज किए तो 5-5 लाख मान लो दोनों जगह। ठीक है। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, देखो दिल्ली का एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो दो कार पे सर्विसेज दे रहा है, दो अलग अलग कार हो गई ना, एक कार जो है वो मैन्युफैक्चरर जे की है और वो दिल्ली में लोकेटेड है, और दूसरी कार जो है वो गुरुग्राम में लोकेटेड है, मतलब दिल्ली और हरियाणा, दो जगह सर्विस दी जा रही है, कार अलग अलग है। क्या करें इसमें? बोलो क्या करें? इक्वली करें क्या? इनवॉइस वैल्यू के अकॉर्डिंग कार जे की इनवॉइस वैल्यू पता करो, कार ए की इनवॉइस वैल्यू पता करो, और इस रेशियो में वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक मेकअप आर्टिस्ट है,
मेकअप आर्टिस्ट सर्विस दे रहा है एक एक्टर को जो कि मुंबई में सर्विस ले रहा है और गोवा में सर्विस ले रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो दो होंगे यहाँ पे। डिवाइड कैसे होगी वैल्यू, वो बोल रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिवाइड कर देना, मतलब कोई रीजनेबल बेसिस जो भी होगा। ठीक है, क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट सर्विस पे। चलो अगली सर्विस ले लो 13(8) बफिन टू अकाउंट होल्डर, मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रहा होगा, और इंटरमीडियरी एजेंट की सर्विसेज, और हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब आप गाड़ी वगैरह किराए पे दे रहे हो, 1 महीने के लिए किराए पे दे रहे हो, एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल और इंक्लूडिंग याच, तो फिर यहाँ पे आंसर एलओएस हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना ये आपके नॉर्मल जनरल क्लोज का एक्सेप्शन है। नॉर्मली हम आंसर एलओआर मानते हैं, यहाँ पे एलओएस मानना है। कौन कौन सी सर्विसेज है वापस सुन लेना इसमें। एक तो है बैंक अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रही है, तो मान लेते हैं बैंक है जयपुर में राजस्थान में, और एक दुबई का पर्सन है, इसने इस राजस्थान वाली बैंक में लॉकर ओपन करवा रखा है, लॉकर अकाउंट होल्डर है। लॉकर के मान लेते हैं सालाना 10,000 रुपए का चार्ज लगता है। अब यहाँ पे मुझे बताओ एलओआर क्या होगा और पीओएस क्या होगा, क्योंकि इसी पे पता लगेगा ना टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। दोनों राजस्थान होंगे मतलब टैक्स लगेगा यहाँ पे, और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर यहाँ एलओआर होता ना तो यहाँ टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया हो जाती प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा एजेंट की सर्विसेज का भी यही बोल रखा है। और ये देखो क्या बोल रखा है, अगर कोई कन्वेंस हायर पे दे रहे हो आप, तो उसमें एक कंडीशन तो है कि 1 महीने तक की हायरिंग होनी चाहिए। तो इसमें आप ध्यान रख लेना हायरिंग ऑफ कन्वेंस पे, या तो ये चार्ट बना लो ऐसे छोटा सा एक, हायरिंग ऑफ कन्वेंस, एयरक्राफ्ट या वेसल अगर हायरिंग पे दिया जा रहा है तो आंसर क्या होगा, सेक्शन 13(2) लगेगा यहाँ पे, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा 13(2) के अकॉर्डिंग एलओआर। अगर अदर कन्वेंस, अदर्स इंक्लूडिंग याच, ठीक है, इसमें बोल रहा है हायरिंग कितनी हो रही है, अप टू 1 मंथ की हायरिंग है या मोर देन 1 मंथ की हायरिंग है। अप टू 1 मंथ की हायरिंग है तो फिर आंसर आएगा सेक्शन नंबर 13(8) से, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी इसकी, लोकेशन ऑफ सप्लायर। अदरवाइज आंसर आएगा सेक्शन नंबर 13(2) से, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी वहां पे एलओआर। लो जी, ये डायग्राम बना लो एक छोटा सा चार्ट, नोट करके डन लिख दो ताकि आगे चले। डन, चलो तो देखो यहाँ पे उल्टा रूल है, ध्यान रख लेना, सेक्शन 13(8) इज जस्ट अपोजिट टू जनरल प्रोविजन। फिर आ रहा है 39 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये सारी सर्विसेज सेक्शन 12 में भी पढ़ी थी आपने। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अब की बार एक्सक्लूडिंग मेल और कुरियर बोल रहा है। ठीक है, मतलब मेल कुरियर पे क्या लगाना है, जनरल रूल लगाना है। क्या आंसर है, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। अगर आप सेक्शन 12 को याद करोगे तो वहां पे क्या आंसर था, ओरिजिन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जहां से स्टार्ट हो रही है, हम जब ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर करते हैं, वो आंसर होता है। यहाँ पे जस्ट उल्टा है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सेम आंसर है जो आपने वहां पे पढ़ा था, क्या, पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन। इसका आंसर है पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन,
और वही कहानी है आगे वाली कंटिन्यूअस जर्नी को चेक करने की जो हमने कल की थी। ऑन बोर्ड कन्वेंस सेम आंसर, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे सेम है। ओइडार, इस पे आ जाओ। 13(2) इज ओइडार सर्विसेज। ओइडार सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? LOR, मतलब जनरल रूल वाले। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखना यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यूएस का सर्विस प्रोवाइडर है और राजस्थान का लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है। ये सर्विस ले रहा है ओइडार, है ना। और ये जो राजस्थान का पर्सन है ना, ये है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट की डेफिनेशन में आ रही। 13(9) समझा दो, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले इसको देखो, ठीक है। ओइडार, ओइडार का फुल फॉर्म आता है आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस। तो इस सर्विस को देने वाला फॉरेनर है, लेने वाला इंडिया का नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है। सबसे पहला आंसर तो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कौन होगा? सप्लायर होगा या रेसिपिएंट होगा? FCM लगेगा या RCM लगेगा? सप्लायर या रेसिपिएंट? ओइडार तो सर्विस का नाम है ना। FCM लगेगा, सप्लायर होगा, ठीक है। पर्सन लाइबल सप्लायर होगा जो कि US वाला है। अब देखो यहाँ पे LOR, LOS क्या होगा? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। LOR क्या होगा? राजस्थान। POS क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो इसकी क्या आ रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई बोला है उन्होंने, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी यहाँ पे अगेन राजस्थान। किस किस को कंपेयर करते हैं? LOS और POS। क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई मानते हुए IGST जमा कराना पड़ेगा। बस यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन है, IGST यहाँ पे कौन करेगा? फॉरेनर पे करेगा, ठीक है। एकलौती ऐसी ट्रांजेक्शन है जहां पे फॉरेनर को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। क्लियर? अब हरीश ने बोला 13(9) बता दो। 13(9) क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है। देखना यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ये मिस्टर ए है, सपोज ये US का है और ये एक B लिमिटेड है जो कि एक शिपिंग कंपनी है। शिपिंग कंपनी मतलब ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है इसका, और ये है महाराष्ट्र की, ठीक है। ये महाराष्ट्र की है। अब देखो यहाँ पे ये सर्विस क्या दे रहा है? B लिमिटेड मिस्टर ए को सर्विस दे रहा है। मिस्टर ए अपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है B लिमिटेड से, तो B लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है। तो देखो यहाँ पे एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर आपको पता करनी है और एक आपको क्या पता करना है यहाँ पे? प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा पहले तो ये बता दो एग्जाम्पल में देख के। व्हाट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर? महाराष्ट्र, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो महाराष्ट्र होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए क्या आंसर लिखा हुआ है? डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। अब गुड्स किधर से किधर जा रहा है वो देखो, वो चेक करना है। US से इंडिया में गुड्स आ रहा है, US से इंडिया में गुड्स आ रहा है, ये US है, ये इंडिया है, तो आपका डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा? इंडिया। और अपोजिट बात करूं तो अपोजिट भी तो पॉसिबल है, इंडिया से गुड्स US जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस तो ये दोनों तरफ ही दे सकता है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि गुड्स जो है वो US से इंडिया आ रहा है। तो देखो बताओ, अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? मान लेते हैं महाराष्ट्र पोर्ट पे आ रही है तो महाराष्ट्र ही हो जाएगी। तो यहाँ पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? सोचो, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना, क्योंकि नेचर ऑफ सप्लाई तो इंट्रा स्टेट हो गई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई तो यहाँ तो CGST और SGST लग जाएगा। जस्ट उल्टा ले रहा हूं अब की बार में,
अगर डेस्टिनेशन, देखो बाकी सब कुछ सेम है, ये भी महाराष्ट्र, सॉरी सप्लाई तो महाराष्ट्र का है, डेस्टिनेशन अब अगर मान लेते हैं इंडिया के बाहर का है, उल्टा गुड्स इंडिया से यूएस जा रहा है, तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया, दिस इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो चांसेस हैं यहाँ पे कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाए, क्योंकि सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो इंटर स्टेट होती है ना, इंपोर्ट का हुआ तो यहाँ पे सर्विस का इसका इसने, हाँ यहाँ पे सर्विसेज इंपोर्ट कहाँ हो रही है, यहाँ गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं। मैंने जो आपको बोला कि यूएस से इंडिया में क्या आ रहा है, यूएस से इंडिया में गुड्स आ रहे हैं, उन गुड्स को ला कौन रहा है, बी लिमिटेड ला रहा है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है। तो हम इसके ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उन गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है ही नहीं यहाँ पे, सर्विस प्रोवाइडर तो इंडिया का है ना, तो इंपोर्ट तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक्सपोर्ट है या नहीं है वो चेक करना है आपको। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल में तो सर्विस एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसका पीओएस महाराष्ट्र आ रहा है। इस एग्जांपल में सेकंड वाले में आपकी सर्विस एक्सपोर्ट मानी जाएगी, है ना, एक्सपोर्ट हो सकती है। तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, कुछ एक कंडीशन और होती है जो कि अभी हम पहले एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अगर ये एक्सपोर्ट है तो इसको इंटर स्टेट बोलेंगे, और यहाँ पे टैक्स क्या लगता है आप खुद अच्छे से जानते हो, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, आईजीएसटी लगेगा पर पे करो या नॉट पेड, पे करो या नहीं करो, दोनों ऑप्शन आपके पास गवर्नमेंट ने दे रखे। क्लियर है अब ये आ गया समझ में। 12(8) का प्रोविजो, का प्रोविजो इसके साथ समझाना है क्या, चलो इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करना है, तो 12(8) का प्रोविजो हो जाएगा। देखो हर्ष, क्या हुआ हर्ष, उसके ऑर्डर पे गुड्स यूके जा रहे हो तो कोई बात नहीं है, डेस्टिनेशन यूके हो जाएगी उसकी। अगर गुड्स कहीं और जा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है ना, उसके केस में जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है, वो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी माना जाएगा, ये लो, तो सेकंड वाला ही हो जाएगा आंसर आपका। आ रही है बात समझ में, गुड्स कहीं भी जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको उसका डेस्टिनेशन पकड़ना है, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स जहां है वो आपका आंसर हो जाएगा। यूएस ऑर्डर करता है, यूएस के ऑर्डर पे गुड्स यूके जा रहा हो तो, हर्ष या तो माइक चालू करके बोलो या पूरा क्वेश्चन लिखो आप एक बार वापस से, है ना, आपका क्वेश्चन शायद ब्रेक हो गया या ऊपर चला गया, मैंने देखा नहीं आपका क्वेश्चन। सर जो ये क्वेश्चन है, हाँ मतलब इसमें जो ये अपन गुड्स यूएस में लेके जा रहे हैं ना, यूएस वाला मंगा रहा है, सेकंड ठीक केस है। ना, सेकंड केस की बात कर रहे हो आप, हाँ इंडिया से गुड्स यूएस जा रहा है, हाँ, यूएस जा ठीक रहा है, है, ठीक लेकिन है, यूएस वाला ऑर्डर करता है, लेकिन ये गुड्स यूके चल जाता है, मतलब ठीक, यूएस वाला बोलता है कि यूके भेज दो इसको, ठीक है। तो तो उसकी कोई पीओएस क्या होगी? एंटिटी होगी ना, पीओएस में मैंने आपको बताया था फॉरेन कंट्री की लोकेशन से हमें मतलब ही नहीं है। अगर यूएस जा रहा है तो भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, यूके जा रहा है तो भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। तो पीओएस यूके होगी। पीओएस होगी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, हाँ वैसे आप बोल सकते हो यूके होगी, क्योंकि डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स यूके है वहां पे। ठीक। ठीक है, गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, गुड्स का आंसर ठीक। मत निकालना यहाँ पे। ठीक है, अब वो आप बोल रहे 12(8) के साथ जो उसका प्रोविजो था वो बता दो। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को नोट कर लिया ना आपने। अब की बार ये जो मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए, ये मिस्टर ए मैं बोल देता हूँ, ये मिस्टर ए दिल्ली का है। अब पहले तो ये चेक करके बताओ मुझे, क्या ये सेक्शन 12 का क्वेश्चन बन जाएगा क्या। 12 और 3 में इतना ही तो अंतर होता है बस केवल, कि दोनों पर्सन इंडिया के हैं तो 12 लग जाएगा, दोनों में से एक इंडिया के बाहर का है तो 13 लग जाएगा, बाकी तो कोई अंतर ही नहीं है सेक्शन 12 13 में।
अब अगर दोनों पार्टी इंडिया की है तो क्या सेक्शन 12 लगाया जाएगा यहाँ पे या नहीं लगाया जाएगा? जल्दी से बोलो। थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं फिर मैं यहाँ पे। बोलो ना, कहाँ अटक जाते हो तुम लोग? अगर मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि शिपिंग कंपनी महाराष्ट्र की है और मिस्टर ए दिल्ली का है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस दी जाएगी, तो ये क्या सेक्शन 12 का केस बनेगा या सेक्शन 13 का? 12 का बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर फटाफट दो ना। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा बोलो यहाँ पे? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? महाराष्ट्र। अब देखना, इसमें भी दो केस बना रहा हूं मैं। ये वाला तो केस में बना रहा हूँ, थर्ड वाला जो केस है वो ये है कि गुड्स महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे हैं। गुड्स महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे हैं। बताओ क्या आंसर था सेक्शन 12(8) के अंदर? क्या आंसर था? अगर गुड्स महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे हैं तो महाराष्ट्र होगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई या दिल्ली होगा? महाराष्ट्र होगा, है ना? तो ये हो गई आपकी इंट्रा स्टेट, और इंट्रा स्टेट पे टैक्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, CGST प्लस SGST। फोर्थ एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे मैं। अब की बार जो गुड्स है वो महाराष्ट्र से यूएस जा रहे हैं, यूएस। चलो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा? महाराष्ट्र। अब बताओ मेरे को, सेक्शन 12(8) पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो नोट्स में देख के बता दो। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखा हुआ है वहां पे? क्या ओरिजिन है या डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है? डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है, तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स कहाँ हो रहा है? यूएस हो रहा है ना, मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। पर इसको एक्सपोर्ट नहीं कहा जाएगा। यही मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि एक डेफिनेशन हमें पढ़नी है कि ये एक्सपोर्ट है या नहीं है। इसको एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है? और एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे, पर ये ट्रांजेक्शन क्या होगी? इंटर स्टेट यूएस। क्यों? थर्टीन का नहीं हुआ ये केस, क्यों नहीं हुआ अभी बता रहा हूँ। 13 का कैसे होगा केस? 12 और 13 के लिए क्या चीजें देखते हैं हम? LOR और LOS ही तो देखते हो आप केवल। ये दोनों से डिसाइड होता है 12 13। गुड्स कहां जा रहा है उससे थोड़ी डिसाइड हो रहा है 12 और 13 सेक्शन। सेक्शन 12 या 13 लगाना है या नहीं लगाना वो डिपेंड करता है सप्लायर और रेसिपिएंट कहाँ के हैं, ठीक है? इंडिया का ही सप्लायर है, इंडिया का ही रेसिपिएंट है। एक्सपोर्ट क्यों नहीं हुआ वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी एक एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आपको पढ़ाने वाला हूँ जस्ट इसके बाद। तो पहले या तो ये करते हैं हम, वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना? एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आपको 5 शर्तें पूरी करनी पड़ती है, तब जाके उसको एक्सपोर्ट माना जाता है। तो इसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। अब देखो, एक्सपोर्ट मानना या एक्सपोर्ट नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलते हैं हमें बहुत सारे, है ना? तो इस केस में कोई एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं मानी जाएगी। आदि के बाद समझ में? चलो अब पहले एक बार आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे आ जाओ, ताकि थोड़ा सा और आपकी जो जिज्ञासा है वो खत्म हो जाए। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन देखो पहले आप। सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी है आपको? पहला, सप्लायर जो है ना वो इंडिया का होना चाहिए। तो मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ का होना चाहिए? इंडिया। सेकंड पॉइंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहाँ का होना चाहिए? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होनी चाहिए? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। और जो पेमेंट है ना, पेमेंट वो कौन सी करेंसी में आना चाहिए? वो आना चाहिए कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में, या फिर अगर आरबीआई ने परमिट कर रखा है तो INR में भी चलेगा, ठीक है? आरबीआई ने अगर परमिट कर रखा है तो। और लास्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि जो सप्लायर है और जो रेसिपिएंट है वो दोनों आपस में क्या नहीं होने चाहिए? DDP नहीं होने चाहिए, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने ही ऑफिस को इंडिया के बाहर वाली को सर्विस दी है, तो वो कतई एक्सपोर्ट में नहीं आएगी, ठीक है? आ रहा है? 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, पांचों शर्तें पूरी होगी तो एक्सपोर्ट माना जाएगा, अदरवाइज एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। और एक्सपोर्ट नहीं मानने का एक ही पर्पज है
एक्सपोर्ट नहीं मानने का क्या मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई भी एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आपका जो अभी वाला केस था उस पे ये लगा दो प्रोविजन और चेक करो क्या वो एक्सपोर्ट में आएगा या नहीं आएगा। देखो 5 शर्त में से पहली, लोकेशन ऑफ सप्लायर का होना चाहिए इंडिया, ओके है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, ये बैठा है दिल्ली में, मतलब दिस इज नॉट अ एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की नहीं पढ़ी है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की क्या डेफिनेशन होती है, उसमें कुछ नहीं देखना होता कौन सप्लायर है कौन रेसिपिएंट है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर अगर गुड्स चला जाता है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब सप्लायर कहीं का भी हो रेसिपिएंट कहीं का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो समझ में आया क्या, डिफरेंस समझ में आ गया सेक्शन 12(8) में और सेक्शन 13 में। चलें फिर आगे, ये एग्जांपल्स नोट कर लिए ना आपने। कर लिए, चलो जी आगे आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे किसकी, ओएडार सर्विस की कर रहे थे, उसकी बात हो चुकी थी, उसके बाद आपने जो डाउट पूछा था वो हो गया। ओएडार सर्विस में हमेशा LOR की लोकेशन मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका एक और एग्जांपल देना था मेरे को, चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। ओएडार सर्विस देने वाला यूएस का है, लेने वाला दिल्ली का है, और अब की बार जो लेने वाला है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है इसका मतलब वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट नहीं है, ही इज रेसिपिएंट, ही इज सप्लायर। सर्विस कौन सी है, ओइडार। चलो जी बताओ यहाँ पे मुझे पहला क्वेश्चन, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कौन है, आरसीएम लगेगा क्या यहाँ पे, यहाँ आरसीएम लग जाता है, और यहाँ पे जो पर्सन लाइबल टू टैक्स है वो दिल्ली वाला हो जाएगा। ठीक है जी, पर इससे थोड़ी फर्क पड़ता है, क्या इससे प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगी क्या, नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्स निकालने का तो वही फंडा रहेगा, चाहे आरसीएम हो चाहे एफसीएम हो। आपको अगेन क्या निकालना है, एलओएस निकालो और पीओएस निकालो। बताओ मुझे एलओएस क्या होगा और पीओएस क्या होगा फटाफट से। व्हाट इज एलओएस, एलओएस क्या होगा, एलओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर। यूएस होगा ना, मतलब मैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी लिख दूं इसको, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली होगा, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है, दिल्ली। तो देखो ये ट्रांजेक्शन इंपोर्ट है या नहीं है, तो जैसे एक एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी है वैसे ही सेम डेफिनेशन इंपोर्ट की है। एक्सपोर्ट में कितनी कंडीशंस थी, 5, इंपोर्ट में 3 कंडीशन है, कौन कौन सी 3 कंडीशन है, वो यही है, एलओएस इंडिया के बाहर होना चाहिए, पीओएस इंडिया होना चाहिए, एलओआर इंडिया होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंटर स्टेट होता है हमेशा, दिस इज इंटर स्टेट, और यहाँ पे जो टैक्स जमा कराएगा आरसीएम में दिल्ली वाला वो टैक्स होगा आईजीएसटी। क्लियर है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लागू करना है और कुछ नहीं करना, अपने आप आंसर आते जाएंगे। चलें क्या आगे,
देखो अब इसमें एक ओइडार का फर्स्ट वाला एग्जांपल ये रहा। अब की फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बोला था रेसिपिएंट जो है वो नटोर है, मतलब एफसीएम वाला केस था ये। अच्छा चलो जी, अब देखो इसके आगे कुछ दे रखा है, नॉट मच रेलेवेंट फॉर एग्जाम, पर आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये समझा रखा है कि एलओआर, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो इसमें एलओआर कैसे पता लगेगा। तो बोल रहे हैं नीचे हमने बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, इन फैक्टर्स में से कोई भी दो, एनी टू फैक्टर्स का आंसर अगर इंडिया आता है तो एलओआर जो है वो इंडिया मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ना, इसलिए देखो क्या क्या लिख रखा है, फटाफट से मैं रीड कर रहा हूँ। पहला, आपने जो एड्रेस दिया है, आपने सर्विस लेते वक्त अपना जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस इंडिया है, तो एक फैक्टर इंडिया का हो गया। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो यूज किया है पेमेंट करने के लिए, ठीक है, वो इंडिया का है। बिलिंग एड्रेस जो डाला है वो इंडिया में डाला है। आईपी एड्रेस जो आपका आ रहा है वो इंडिया का आ रहा है। फिर आपने जिस बैंक से पेमेंट किया है वो इंडिया का है। आपका जो सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम कार्ड जो है ना वो इंडिया का है। और जो आपका फिक्स्ड लैंडलाइन है जिससे आपने यूज किया है वो इंडिया का है। इनमें से कोई भी दो फैक्टर अगर इंडिया होते हैं तो एलओआर क्या माना जाएगा, इंडिया। अदरवाइज एलओआर क्या माना जाएगा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी से बोलो एक बार। चलो जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट है इसका सेक्शन 13, सब सेक्शन 13। वो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए, या फिर कोई ट्रांजेक्शन पे टैक्स बच गया हो। ऐसा भी हो सकता है दो कंट्रीज में कोई सर्विस हो रही है तो दोनों ही जगह टैक्स नहीं लग रहा हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है दोनों ही जगह टैक्स लग रहा हो। और फॉर द यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, है ना, दोनों कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट हैव द पावर टू नोटिफाई एनी सर्विस or circumstances in which the place of supply shall be the place of effective use and enjoyment of a service। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि 13(3) में गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर उसको ये वजह लगती है, ठीक है, ये वजह अगर उसको लगती है तो वो और भी किसी पर्पज, और भी किसी सर्विस के ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का पावर रखती है। तो देखो इसको यूज करके यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। क्या है इसका आंसर, देखो, सप्लाई ऑफ R&D सर्विस रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज स्पेसिफाइड बाय सप्लायर। सप्लायर कहाँ का है, पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया का तो सप्लायर है, और रेसिपिएंट कहाँ का है, आउटसाइड इंडिया का। तो ये आपको पता ही है सेक्शन 13 तभी लग पाता है, पर उल्टी सिचुएशन यहाँ पे नहीं लगेगी। उल्टी सिचुएशन क्या होती, सप्लायर आउटसाइड इंडिया का होता, रेसिपिएंट इंडिया का होता, तो फिर ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो अप्लाई नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन केवल तब अप्लाई होगा जब इंडिया का सप्लायर सर्विस दे रहा है R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा है मेडिकल फील्ड में, किसको दे रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले किसी पर्सन। ठीक है, आंसर क्या होगा, एलओआर। एलओआर आंसर होने का मतलब आप समझ सकते हो, इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, एक्सपोर्ट, है ना, क्लियर। चलो जी,
कुछ डेफिनेशन दे रखी है जो आपको एज इट इज याद करनी है, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर ले जाने का मतलब होता है 12 नॉटिकल माइल्स, ध्यान रखना, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस कर जाएगा तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोल दिया जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अभी अभी हमने पढ़ी थी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगेन 12 नॉटिकल माइल्स। इसके बाहर से गुड्स इंडिया में आ रहा है तो ये आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की 3 कंडीशन अभी बताई थी मैंने। एलओएस कहाँ होना चाहिए? इंडिया में, सॉरी एलओएस होना चाहिए एनटीटी में, एलओआर कहाँ होना चाहिए? इंडिया में, और पीओएस भी कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। तो इसको बोला जाएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या होता है? देखो डेफिनेशन पर्पज से आप इसको याद कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल सा कंसेप्ट है। एलओएस क्या होता है? जहां से रेसिपिएंट, सॉरी एलओआर बोल रही, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन केस ऑफ सर्विस, गुड्स के केस में नहीं, सर्विसेज के केस में एलओआर क्या होगा? तो बोल रहे हैं वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। आपने जो सर्विस ली है उस प्लेस पे जो कि रजिस्टर्ड है, तो फिर वो रजिस्टर्ड प्लेस को हम मानेंगे एलओआर। Where supply is received at a place other than place of business for which registration has been obtained, मतलब आपका जो ऑफिस है वो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड एड्रेस ले लेंगे। आपका जो ऑफिस है वो अनरजिस्टर्ड है पर वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो वाली लोकेशन ले लेंगे। वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, आपने अगर सर्विस एक से ज्यादा ऑफिस में ली है तो बोल रहे हैं जो ऑफिस डायरेक्टली कंसर्न होगा ना उस पे आपकी एलओआर मान ली जाएगी। और बोल रहे हैं कुछ भी नहीं अवेलेबल है इनमें से तो आपका यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस को एलओआर मान लिया जाएगा। तो डेफिनेशन पर्पस से याद कर लेना, बाकी बहुत सिंपल सा है, आपको यहाँ पे डाउट नहीं होता एलओआर एलओएस में। सेम एलओएस बोला गया है, एलओएस इन केस ऑफ सर्विस, ठीक है। क्या बोला है? अगर सर्विस आप जो दे रहे हो रजिस्टर्ड प्लेस से दे रहे हो तो वो रजिस्टर्ड प्लेस ले लेना। अगर आप सर्विस दे रहे हो अनरजिस्टर्ड प्लेस से पर वो एक फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है तो वो ले लेना। अगर एक से ज्यादा जगह से सर्विस दे रहे हो तो फिर जो डायरेक्टली कंसर्न्ड है सर्विस से उसको ले लेना। और कुछ भी नहीं है आपका एड्रेस तो आपका जो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है उसको ले लेंगे हम एलओआर एलओएस, ठीक है। गॉट इट? वन मोर डेफिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्योंकि आपकी पहले आ चुकी है, वैसे ये मैंने लिखा भी रखी है आपको, ये आपके आरसीएम एफसीएम पे फर्क पड़ता है। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट किसको बोलते हैं? देखो कैटेगरी याद करते जाना, गवर्नमेंट 1 नंबर, 2 नंबर लोकल अथॉरिटी, 3 नंबर गवर्नमेंटल अथॉरिटी, 4 नंबर एनी इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड। तो 4 नंबर तो ले लो इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। ये 5वीं कैटेगरी एंड 5 कैटेगरी है। इन पांचों को नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट बोला जाएगा कब? जब ये जो सर्विसेज ले रहे हैं वो ले रहे हैं अदर देन बिजनेस के लिए, ठीक है। तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूं 5 कैटेगरी अगर ये नॉन बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हैं ना, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए, तब तो ये हो जाएंगे नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। और अगर ये बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हैं तो ये हो जाएंगे तो फिर ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट नहीं कहलाएंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और क्या फर्क पड़ता है नॉन टैक्सेबल से? फर्क पड़ता है आरसीएम या एफसीएम। फिर एक बोला जा रहा है ओइडार, किसको बोलते हैं? ओइडार सर्विसेज मींस सर्विसेज हुज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय आईटी, मतलब ओइडार सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जो कि दी जा रही है किसी आईटी प्लेटफॉर्म पर, मतलब ऑनलाइन बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ओवर द इंटरनेट और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड द नेचर ऑफ विच रेंडर्स देयर सप्लाई essentially automated, this is important,
मतलब उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है ना, जो ओएडार सर्विसेज होती है, ऐसी सर्विसेज को ओएडार सर्विस बोलेंगे जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन इज नेग्लिजिबल, है ना, बहुत रेयरली कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। जैसे अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो बताओ, YouTube पे जो वीडियो आप देख रहे हो वो रिकॉर्डेड वीडियोज है ना, क्या आप वीडियो देखते वक्त सामने से कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है क्या? सोच के बताओ, YouTube पे वीडियो देखते वक्त क्या सामने से कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व है? नहीं है, तो वो एडार सर्विस में आएगा। अभी मैं आपको जूम पे पढ़ा रहा हूं, बताओ अभी जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं ये ओएडार सर्विस है क्या? इसमें दो चीजें हैं, एक आईटी प्लेटफॉर्म से तो दे रहा हूं मैं, ये तो कंसिडर हो रहा है, पर मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं वो ऑटोमेटेड नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है वो। मैं सामने से आपको इधर से सर्विस दे रहा हूं तो आपको सर्विस रिसीव हो रही है। अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करूं तो वो एडार सर्विस हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। एंड इन्वॉल्विंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन एंड इम्पॉसिबल टू एंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ आईटी एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज सच एज, देखो ये सारी सर्विसेज ओएडार में शामिल करनी है। एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट, ये ओएडार है। प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, अदर इंटेंजिबल थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट, प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल or otherwise to any person in electronic form through a computer network, online supply of digital content, movies, television show, music and like, digital data storage, online gaming, फला फला फला। लो जी, दिस इज योर चैप्टर। यहां तक आपका सेक्शन 12, 13 दोनों सर्विसेज से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चंस करने की बारी है। एक बार बता दो, यहां तक किसी को और कुछ जानना है तो पहले वो डाउट ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। नीचे कुछ क्लेरिफिकेशन भी है इसके, वो भी बताने हैं आपको। और ये जो लास्ट में दे रखे हैं ना, ये वो रूल्स है जो आपने ऊपर लिख रखे हैं, ठीक है। तो एक साथ लास्ट में रूल्स और दिए हुए हैं, ये आपको एक साथ पढ़ने हो तो ये सारे रूल्स लास्ट में दे रखे हैं। बोलो, है क्या किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, तो देखो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर एक दो ये क्लेरिफिकेशन है ये बाद में ले लेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी है क्वेश्चंस की, मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखना है यहाँ पे। Mr. C of Chennai received purchase order from H of हैदराबाद। तो देखो ये C है चेन्नई का और ये H है हैदराबाद का। सप्लायर कौन है? C और रेसिपिएंट कौन है? H। यही है। आगे क्या बोल रहा है? फॉर वांट ऑफ कॉमर्शियल गुड्स, ठीक है, कॉमर्शियल गुड्स खरीदे गए हैं। नाउ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय सप्लायर फ्रॉम चेन्नई टू हैदराबाद बाय रोड। गुड्स कहां से कहां जाएगा? चेन्नई से हैदराबाद जाएगा रोड, तो गुड्स मूवमेंट है गुड्स में। अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद, दीज गुड्स आर redirected to branch office of Mr. H located in Vijayawada by way of transfer of documents of title to the goods, that is lorry receipt। देखो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ किया गया गुड्स का? विजयवाड़ा। क्या ये बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन है क्या? हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा हैदराबाद, मतलब ओरिजिनल बायर। ठीक है, सिंपल है। सर्विस वाले, मेन तो सर्विस वालों में दिक्कत आ सकती है, गुड्स वालों में दिक्कत नहीं आती। देखो एक ही एग्जांपल और देखना। एक्स लिमिटेड हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन चेन्नई
being an NBFC given an asset under financial lease to Messrs ABC Limited of Chennai. ठीक है, एक्स लिमिटेड ने लीज पे असेट दे रखा है चेन्नई वाली किसी फर्म को. ठीक है, द सेड असेट्स ऑफ आर यूज्ड बाय एबीसी इन देयर फैक्ट्री लोकेटेड एट हैदराबाद. जो कंपनी है उसको हैदराबाद में यूज कर रही है. At the end of lease period, the said goods acquired by ABC Limited at nominal amount find the place of supply of goods and levy of GST. बताओ यहाँ पे गुड्स में मूवमेंट है क्या? मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है या नहीं हो रहा? मूवमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं है? नहीं है ना, तो कौन सा सेक्शन काम आएगा? 10(1)(c) काम आएगा ना. 10(1)(c) क्या बोलता है? जहां पे गुड्स हैं सप्लाई करते वक्त, तो गुड्स कहाँ पड़े हैं? हैदराबाद में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? हैदराबाद हो जाएगी. ठीक है, देखो, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई सप्लाइड गुड्स टू मेसर्स स्पाइस जेट एयरलाइंस ऑफ चेन्नई फ्लाइंग बिटवीन दिल्ली टू मुंबई. द गुड्स आर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट इन दिल्ली. फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लेवी ऑफ टैक्स. क्या करेंगे? गुड्स सेल हो रहे हैं किसको? ये वैसे एग्जाम्पल सही नहीं बनाया हुआ. गुड्स सेल हो रहे हैं, फ्लाइट वाले को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो उससे तो क्या है, नॉर्मल प्रोविजन है. तो फ्लाइट के ऊपर जो गुड्स सेल होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं ये. तो ठीक है, आप एग्जाम्पल को ऐसे ही फील लेके समझ लो कि फ्लाइट के अंदर गुड्स सेल हो रहे हैं, और फ्लाइट कहाँ से कहाँ चल रही है? दिल्ली से मुंबई चल रही है फ्लाइट. ठीक है, और गुड्स जो लोड हुए हैं वो दिल्ली में हुए हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगी ना, जहां पे गुड्स लोड होते हैं. और सप्लायर कहाँ का है? चेन्नई का है. तो चेन्नई का सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो टैक्स कौन सा लगेगा? IGST. इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई. ठीक है, देखो अब कुछ सर्विसेज वाले देखते हैं एक बार. देखो, गाइडलाइंस अकेडमी रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विस टू बर्डिंग CMAs एट चेन्नई. तो कौन सी सर्विस है ये? ट्रेनिंग दी जा रही है. देखो, ट्रेनिंग वाली सर्विसेज की बात हो रही है, तो ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको याद होगा. याद है क्या ट्रेनिंग के लिए क्या याद किया था हमने? B2B और B2C का कंसेप्ट लगेगा इसमें. तो चेक करते हैं, चलो. सर्विस देने वाला कौन है? गाइडलाइंस अकेडमी. तो सप्लायर का नाम है गाइडलाइंस अकेडमी, और वो CMH को ट्रेनिंग दे रहे हैं. मेनू स्टूडेंट्स हु आर अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2C वाला केस है यहाँ पे. B2C वाले केस में क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस. जहां पे एक्चुअल में ट्रेनिंग दी जा रही है वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना. और ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है? स्टूडेंट्स कहाँ के हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स कहाँ के. एंड स्टे इन चेन्नई फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है? चेन्नई में, और कंपनी भी कहाँ है? चेन्नई में. मतलब दोनों चेन्नई हो जाएंगे, सप्लायर की लोकेशन भी चेन्नई और POS भी चेन्नई. तो टैक्स लगेगा CGST और चेन्नई SGST. चेन्नई. ठीक है, क्लियर 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 बोल दो फटाफट. चलो एक क्वेश्चन और लास्ट कर रहे हैं हम एक बार, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करना. कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम कल, तब तक कुछ आप भी ट्राई कर लेना. कोई डाउट होंगे तो वो भी ले लेंगे.
चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, मेसर्स कल्याण प्राइवेट लिमिटेड इज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजर है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कल्याण प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन चेन्नई, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर तो चेन्नई हो गया। चेन्नई कौन से स्टेट में आती है? तमिलनाडु में आता है क्या चेन्नई? मिस्टर राज लोकेटेड इन जयपुर हायर्स द सर्विसेज ऑफ मेसर्स कल्याण प्राइवेट लिमिटेड। लो जी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दे रखा है जयपुर, मतलब राजस्थान। मिस्टर राज फॉर ऑर्गेनाइजिंग मैरिज फंक्शन ऑफ हिज सन इन ताज कोरोमंडल चेन्नई। इवेंट की लोकेशन क्या है? इवेंट की लोकेशन कहाँ है? चेन्नई। चेन्नई कहाँ आता है बोलो ना? तमिलनाडु में आता है क्या चेन्नई? मिस्टर राज इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2C वाला केस है, और B2C वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इवेंट की लोकेशन होता है, और इवेंट की लोकेशन इज तमिलनाडु। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी तमिलनाडु है, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी तमिलनाडु है, तो टैक्स लगेगा CGST एंड तमिलनाडु SGST। तो कर सकते हैं ना ऐसे, ट्राई कर सकते हो आप लोग ऐसे। तो देखो आज करना कुछ क्वेश्चंस इसके ट्राई, कल हम उसके जो सर्कुलर है 2-3 वो करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर लेंगे, ठीक है। और टाइम रहा तो फिर इस IGST एक्ट के कुछ बचे हुए सेक्शंस है वो भी खत्म करेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।